हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान का कला और संस्कृति का टॉपिक चल रहा था वाद्य यंत्र। आज हम पढ़ेंगे सुशिर वाद्य यंत्र, उसके बाद गण वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। ये तीनों वाद्य यंत्र आज हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे। इससे पहले राजस्थानी वाद्य यंत्र से रिलेटेड बेसिक जानकारी के साथ साथ तत्व वाद्य यंत्र को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। इस वीडियो को आप बिना स्किप के अच्छे से देखेंगे तो आपके सारे जो 3 टाइप के और वाद्य यंत्र हैं, अवनद, फिर गण वाद्य और सुशिर वाद्य यंत्र, ये सभी क्लियर हो जाएंगे। इसमें मैं ट्रिक के साथ भी बताऊंगा और उस पर्टिकुलर वाद्य यंत्र के अंतर वो जो कैटेगरी है, वो श्रेणी है, उसमें जो वाद्य यंत्र आते हैं उनके बारे में भी आपको सारी जानकारी दूंगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं फ्री माइंड स्टडी बाय आर के सर से और मेरे हैंड रिटन नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, सुशिर वाद्य यंत्र का मतलब ये होता है ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं, जिसमें फूंक लगाया जाता है। फूंक का मतलब हवा का प्रेशर लगाया जाता है। जैसे बांसुरी में आप लोग फूंक लगाते हैं और उससे जो आवाज़ उत्पन्न होती है, जो सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से बांसुरी, पुंगी को बीन भी बोलते हैं। फिर शहनाई, हुरनाई, हहनाई, बांकिया, मुरली, सुरनाई, तुरही, करना, बुंगल, नागफणी, फिर इस तरीके से मोरचंग, सतारा, मशक, सिंगा, सिंगी, नड़, अलगोजा और शंख। इस तरीके से ये पूरे के पूरे सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आने वाले सभी वाद्य यंत्र हैं। तो ये वाद्य यंत्र आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक ट्रिक भी है, तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। अगर ये ट्रिक आपको याद है तो ये इधर वाले आपको सब राइट हैंड साइड में जितने भी वाद्य यंत्र हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे तू से तुरही, बू से बुंगल, ना से नागफणी, कर से करना, मो से मोरचंग, स से सतारा, फिर म से मशक, फिर सी से सिंगा, सिंगी, न से नड़, अलगोजा और शंख। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र हैं उनको हम उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहते हैं वो हम पढ़ते हैं। जैसे अलगोजा। अलगोजा जो वाद्य यंत्र हैं ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का वाद्य यंत्र कौन सा है, राज्य वाद्य यंत्र, तो आपको अलगोजा के बारे में बताना है। अलगोजा में 2 बांसुरियाँ होती हैं। 2 बांसुरियाँ एक साथ मिश्रित होकर इसमें एक साइड से फूंक मारा जाता है और ये इसमें बजती हैं। ये क्षेत्र विशेष के अंतर अलवर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों में ये यहाँ के जो मीणा और भील जो जातियाँ हैं वो इसको बजाती हैं। दूसरा, ये जो अलगोजा होता है ये दो जो बांसुरियाँ होती है उसमें 4-4 छेद वाला होता है जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध रहता है। लेकिन इन 4-4 के अलावा 6-6 छेद वाला भी होता है और 8-8 छेद वाला भी अलगोजा होता है। ये जो बांसुरियाँ होती है ये मेटल की पाइप की बनी हुई होती है और उस पर फिर छेद किया जाता है और इधर ये जो आपके दोनों पाइप हैं, दोनों मेटल की पाइप, इनमें से फूंक लगाया जाता है और इन आपके छेदों से इससे की हवा यहाँ से पास होती है और यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है, आवाज़ उत्पन्न होती है। इस तरीके से ये अलगोजा काम करता है। तो ये था आपका राज्य वाद्य यंत्र। आगे शहनाई के बारे में हम लोग देखते हैं।
देखिए शहनाई। शहनाई का उपनाम नफीरी और सुंदरी भी हैं। इसके अंदर कुल मिलाकर 8 छेद होते हैं। ये मांगलिक वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है। मतलब जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे विवाह के अवसर पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन सा है? शहनाई। इस तरीके से आपको याद रखना है। शहनाई के साथ बांकिया भी बजाया जाता है। बांकिया जो है सरगड़ा जाति के लोग, उनका खानदानी ये वाद्य यंत्र है। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित शहनाई है। इसके जो प्रसिद्ध वादक जो रहे हैं वो बिस्मिल्लाह खां रहे थे। उन्होंने सबसे अच्छा इसको बजाया था और उनको 2001 के अंदर भारत रत्न से नवाजा गया था। इस तरीके से आपको याद रखना है। सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई वाद्य यंत्र है तो वो है आपका शहनाई। जबकि मैंने आपको एक तत्वाद्य यंत्र पिछले वीडियो में पढ़ाया था, तो उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? वो था आपका सारंगी। कौन सा था? सारंगी। तो इस तरीके से रिलेट करके याद रखिए। ये शहनाई है जो 2 प्रकार की लकड़ी से बना हुआ होता है, या तो शीशम का बना होता है या फिर सागवान का। तो आपको कौन सी लकड़ी से बना हुआ होता है उसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है शीशम या सागवान। सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे सुरीला होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। 2 वादक एक साथ इसको बजाते हैं। चिलम की आकृति का होता है। चिलम जो जिसके अंदर तंबाकू भरकर लोग पीते हैं, बूढ़े लोग, तो वो चिलम उसकी आकृति के जैसा होता है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक ये सुशिर वाद्य यंत्र बजाया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम बांकिया की तरफ। बांकिया वाद्य यंत्र ये सरगड़ा जाति के जो हैं, सरगड़ा जाति, उसका खानदानी वाद्य यंत्र है और ये मांगलिक वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। विवाह के अवसर पर बजाया जाता है। इस तरीके से इसका डायग्राम भी बना रखा है, ऐसा बांकिया होता है। आगे देखिए मोरचंग वाद्य यंत्र। मोरचंग वाद्य यंत्र सभी वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। मतलब आपको ये जो श्रेणियां हैं, चारों श्रेणियां, कौन कौन सी 4 श्रेणियां? तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। इन श्रेणियों के अंदर जितने भी वाद्य यंत्र आएंगे उन सभी में अगर छोटा वाद्य यंत्र अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है मोरचंग। यूरोप में एक वाद्य यंत्र है जूफ हॉप। तो जूफ हॉप जैसा इसका आकृति है, इससे मिलता जुलता है, इसलिए राजस्थान का जूफ हॉप वाद्य यंत्र इसी को कहा जाता है, मोरचंग को कहा जाता है। ये लोहे से बना हुआ होता है। ये दोनों होठों के बीच में रखकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा ये बजाया जाता है, यानी कि राजस्थान का जूफ हॉप वाद्य यंत्र मोरचंग। नेक्स्ट हम देखते हैं तुरही वाद्य यंत्र। तुरही ये पीतल की धातु से बना हुआ होता है। राज दरबारों में इसका प्रयोग किया जाता है। युद्ध स्थलों पर इसका प्रयोग किया जाता है। जब कभी युद्ध की घोषणा होती है युद्ध की, तो उस समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। और इसको बजाने वाली जो जाति होती है वो तुरी जाति होती है। कौन सी जाति? तुरी जाति के द्वारा इसको बजाया जाता है। आगे हम देखते हैं बांसुरी। जैसे शहनाई के अंदर मैंने आपको बताया 8 छेद होते हैं, उसी तरीके से बांसुरी में 7 छेद होते हैं, 7। और इस बांसुरी में जो छेद होते हैं उसकी निश्चित दूरी होती है। एक छेद से दूसरे छेद के बीच में जो दूरी है वो फिक्स होती है, निश्चित होती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये इसलिए होती है कि जो सुर जो निकले वो शुद्धता से और सुरीला निकले, इस वजह से इसकी दूरी जो है वो फिक्स होती है। आगे देखते हैं भुंगल या रणभेरी। देखिए युद्ध प्रारंभ होने से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। मेवाड़ में भाट जाति के जितने भी भाट जाति के लोग होते थे वो इसका भुंगल या रणभेरी का उपयोग करते थे। भवई जाति का ये लोकप्रिय वाद्य यंत्र है।
कौन सी जाति? भवई जाति। भवई जाति यहाँ उदयपुर क्षेत्र के आसपास निवास करती हैं। तो उसका लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? बुंगल या रणबेरी। आगे देखते हैं हम नागफणी। नागफणी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो साधु सन्यासी लोग होते हैं, संत होते हैं, उनके द्वारा ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो इस तरीके से अब आपने पूरा और इम्पोर्टेंट जितने भी वाद्य यंत्र थे, सुशिर वाद्य यंत्र, उसके बारे में पूरी जानकारी ले ली। आगे हम देखते हैं जैसे एक मशक वाद्य यंत्र भी होता है, वो भी इसी में है। वो कालबेलिया जाति के लोग विवाह के अवसर पर बजाते हैं मशक। सतारा एक वाद्य यंत्र है। सतारा, आपको इसमें तारा लग रहा है तो आपको याद रखना है कि आपके दिमाग में आएगा कि सतारा जो है वो भी तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आने वाला वाद्य यंत्र है, जबकि सही बात यह है कि ये सुशिर वाद्य यंत्र में वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। सतारा, सतारा में आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है सतारा सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला है। अब हम पढ़ते हैं घन वाद्य यंत्र। देखिए, घन वाद्य यंत्र ये ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिसके ऊपर चोट लगाई जाती हैं और ये धातु से बने हुए होते हैं और चोट से ही उससे धुन स्वरों की उत्पत्ति होती है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो झालर बजाते हैं, इस तरीके से एक टंकोरा होता है वो भी हम बजाते हैं, तो मंदिर में इस तरीके से भी होते हैं। तो वो सभी घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। वहाँ आगे हम देखते हैं जैसे घरासियों की लीजेम। घरासियों की लीजेम एक वाद्य यंत्र है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें और भी बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं घन वाद्य यंत्रों में। देखिए, गुरालियो एक वाद्य यंत्र है। रमजोल, करताल, मंजीरा, भरनी, चिमटा, फिर झांझ, खड़ताल, झालर, गड़ा और घुंघरू। देखिए, घुंघरू के इस तरीके से। अब हम थाली से स्टार्ट करते हैं। देखिए, थाली से याद आया आपको, कोरोना के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने थाली बुझवाई थी, घर घर थाली बजाओ, कोरोना को भगाओ। तो वही थाली देखिए, ये पीतल और कांसे से बनी हुई होती हैं। पुत्र के जन्म के अवसर पर इसको बजाया जाता है, लेकिन मोदी जी ने हमारे कोरोना के समय बजवाया था। बाबू जी के जो भक्त होते हैं वो थाली नृत्य करते हैं, थाली के ऊपर इस तरीके से याद रखना है। बाबू जी कोलोमन गाँव आपको याद रखना है। चरी नृत्य के समय भी थाली का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, जब मैंने आपको बताया पुत्र के जन्म पर थाली बजती है, लेकिन पुत्री के जन्म पर सूप बजता है, ये भी आपको याद रखना है। लीजियम एक वाद्य यंत्र है जो गरासिया जनजाति के लिए काफ़ी प्रिय वाद्य यंत्र आता है। ये बांस से बना होता है, उसमें घुंघरू लगे होते हैं, इस तरीके से इसका डायग्राम आपके सामने है। मंजीरा, ये सत्संगों में बजता है, सत्संग के समय ये इसमें जोड़े से बजाया जाता है, दोनों हाथों में एक एक मेटल का, जो कि पीतल और कांसे से बना हुआ होता है। कामड़िया जाति के जो भक्त हैं ये 13 ताली नृत्य करती हैं, वो जो भी कामड़िया जनजाति की महिलाएं रामदेव जी के वहाँ पे, तो 13 ताली नृत्य पैरों पर और हाथों में कुल मिलाकर 13 मंजीरें बांधकर 13 ताली नृत्य किया जाता है। ये भी मंजीरा बांधकर ही किया जाता है। साधु सन्यासी सत्संग के अंदर भजन कीर्तन के अंदर ये मंजीरा बजाकर भजन कीर्तन किया करते हैं, तो वो मंजीरा आपको याद रखना है। अगर मंजीरे का बड़ा रूप कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं झांझ। झांझ आपके घेर का नृत्य होता है, वो उस समय भी झांझ बजाया जाता है। शेखावटी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, मंजीरे की से बड़ी आकृति होती है। कच्ची घोड़ी नृत्य के समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया आपको, घेर के समय भी बजाया जाता है, कच्ची घोड़ी के समय बजाता है, शेखावटी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखिए आगे चिमटा, ये लोहे से बना होता है, इस चिमटे में घुंघरू लगे रहते हैं। साधु संत सन्यासी सत्संग के समय इसका प्रयोग करते हैं। ये लकुली संप्रदाय के साधु संतों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा ये वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है। अब आगे देखते हैं करताल।
करताल लकड़ी का बना होता है और ये तस्तरी नुमा छोटे छोटे मंजीरों को इसमें पिरोया जाता है और फिर इससे बनाया जाता है करताल। इसके बाद देखते हैं खड़ताल। खड़ताल लकड़ी की 4 प्लेटें होती हैं और उस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है। रमजोल। रमजोल जितने भी डांसर होते हैं वो पैरों पर बड़े बड़े ऐसा पट्टा होता है कपड़े का जिसके ऊपर बहुत सारे घुंघरू लगे रहते हैं और उसको पैरों पर बांध कर नृत्य करते हैं तो घुंघरू की आवाज़ आती है, तो वो जो बड़ा सा बांधा जाता है उसको बोलते हैं रमजोल। देखिए, कपड़े की पट्टिका पर घुंघरू की लड़ें जड़ी जाती हैं जो पैरों पर बांधकर बजाया जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। बरनी एक घड़ा होता है, उसके ऊपर एक ऐसा उस घड़े को बजाने से ध्वनि उत्पन्न होती हैं और वो एक वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत लेते हैं तो वो बरनी कहलाती हैं। इस तरीके से आज अभी पूरा घन वाद्य यंत्र पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं अवनद या ताल वाद्य यंत्र। ताल वाद्य या अवनद वाद्य यंत्र ये चमड़े से इसको बनाया जाता है, या तो लकड़ी के ऊपर या फिर किसी मेटल के ऊपर चमड़ा लगाकर फिर चोट मारकर स्वर उत्पन्न किए जाते हैं। तो इस तरीके से वो उस श्रेणी में आएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ढोलक आपने देखी होगी, आपने भजन सत्संग कीर्तन के अंदर गए होंगे तो ढोलक वहाँ बजती हैं, तबले भी बजते हैं। तो वो जो तबले है, ढोलक है, ये कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे? अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए इनमें कौन कौन से आ रहे हैं। मृदंग, पखावज, मृदंग को पखावज भी कहा जाता है। ढोलक, फिर दमामा, टामक, कुंडी, ताशा, शिल्पा, माठ, धौंसा, खंजरी, डेरू, डमरू, डफ, टाक, चंग, मांदल, नगाड़ा और कमर। इस तरीके से ये सभी के सभी ये वाद्य यंत्र कौन से हैं? ये अवनद वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आने वाले वाद्य यंत्र हैं। अब इनसे रिलेटेड हम थोड़ा डिटेल में कुछ 6-7 वाद्य यंत्रों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेरू वाद्य यंत्र। ये डमरू से थोड़ी बड़ी आकृति का होता है, आम की लकड़ी से बना हुआ होता है। इसके 2 भाग होते हैं। कांसे के कटोरे भी इसमें बजाया जाता है, ऐसा आपको याद रखना है। कांसे का कटोरों को साथ में लेकर भी बजाया जाता है। भील व गोगा जी के भोपे होते हैं, वो इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया करते हैं। वो है आपका डेरू। आगे देखते हैं चंग। फागुन के महीने में, जो फाल्गुन का महीना होता है, उसमें जितने भी ये फाल्गुन के गीत गाने वाले लोग, महिलाएं होती हैं, वो चंग का प्रयोग करते हैं। एक गोल आकार का लकड़ी का बना हुआ होता है, उसके ऊपर चमड़े की खाल चढ़ाकर फिर उस पर लकड़ी के एक डंडे से उसके ऊपर मारा जाता है और ध्वनि उत्पन्न होती, वो होती है चंग। तो चंग के बारे में देखिए, शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध ये होली, वही फाल्गुन का महीना, पुरुषों के द्वारा एक हाथ से बजाया जाता है, महिलाएं भी बजाती हैं। ये गोलाकार होता है और उसके ऊपर चमड़े का एक परत लगाया जाता है, चमड़े की खोल इसको बोलते हैं। ये मुख्यतः होली के अवसर पर बजाया जाता है, बस इतना सा आपको याद रखना है। मृदंग, मृदंग या पखावज, सुपारी की लकड़ी, एक पेड़ होता है सुपारी, उसकी लकड़ी से इसको बनाया जाता है। दूसरा बीजा, सावन और बड़, इसकी लकड़ी से भी इसको बनाया जा सकता है। भोई जाति के लोग इसको मुख्यतः बजाते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में आपको याद रखना है, रावल जाति के द्वारा बजाया जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, दोनों को तारों से खींचकर या तान कर रखा जाता है और ये ढोलक के जैसा ही होता है, आपको याद रखना है कौन? मृदंग या पखावज। नौबत, नौबत आपने देखी होगी, मंदिरों में बड़ा बड़ा एक नगाड़ा होता है, एक बहुत बड़ा, वो नौबत कहलाती हैं। ये एक ही भाग होता है इसमें। राजघरानों में, मंदिरों में, दुर्गों में, युद्ध स्थलों में इसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ रखा जाता है। आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो किसी बड़े मंदिर में जाइए, पुराने मंदिरों में बड़ा सा एक नगाड़ा होता है, उसी को ये नौबत कहते हैं।
राजस्थान के हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि राजस्थान में सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसा कोई क्षेत्र विशेष का नहीं है। मंदिरों में बजाया जाता है, मंदिरों दुर्गों वगैरह में। भैंसे की चमड़ी से इसका एक खोल बनाकर इसके ऊपर चढ़ाकर बनाया जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं नगाड़ा। ये जैसे नौबत आपने देखी तो नौबत का एक ही भाग होता है, लेकिन नगाड़ा जो है वो उसके दो भाग होते हैं, एक नर होता है, एक नारी होती है। ये छोटे छोटे होते हैं, छोटे का मतलब बिल्कुल छोटे नहीं होते हैं, लेकिन तबले से बड़े होते हैं। ये आकृति सुपारी जैसी होती हैं। शहनाई के साथ इसका वादन किया जाता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा शहनाई और ये नगाड़ा विवाह के स्थल पर भी बजाया जाता है। जहाँ सा प्रवेश द्वार होता है तो उसके थोड़ा सा आगे जाकर अंदर हम जाते हैं विवाह स्थल की तरफ, तो दो लोग बैठे रहते हैं, एक तो शहनाई बजाता रहता है और एक नगाड़ा बजाता रहता है। नगाड़ा वो लकड़ी के दो डंडों से बजाता है, एक नर होता है एक नारी होती है, दो नगाड़े आमने सामने रखकर इस तरह से बजाता है, तो वो नगाड़ा कहलाता है। युद्ध स्थल पर, मंदिरों में, दुर्गों में, राजघरानों में इसका प्रयोग किया जाता है। शहनाई के साथ इसको बजाते हैं। नौबत के समान ही होता है, पर नौबत दो नहीं होते, नौबत एक ही होती है, जबकि नगाड़े दो होते हैं। मांदल, मृदंग के बारे में भी हमने पढ़ा था। उसी तरीके से मांदल जो है ये थोड़ी सी लंबी होती है, एक बड़ा भाग होता है, एक दूसरा बिल्कुल छोटी तरफ होता है। ये भील जाति के लोग तो गवरी नृत्य के समय इसका प्रयोग किया जाता है। गवरी के समय ये मांदल ही बजाते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है, भील जाति के लोग गवरी नृत्य के दौरान मांदल का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं हम ताशा। ताशा गले में लटका कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है और मुसलमान समाज के लोग इसको बजाते हैं। ताजिए के दौरान जब ताजिए निकलते हैं, इनके मुहर्रम के साथ ताजिए के समय ये ताशा बजाया जाता है। आगे देखते हैं हम टामक। टामक वाद्य यंत्र, ये दमामा इसका अन्य नाम है, टामक या दमामा। युद्ध स्थलों पर केवल यही बजाया जाता है, आपको याद रखना है, और कहीं इसका प्रयोग किया जाता नहीं है। सर्वाधिक प्रयोग मेवाड़ क्षेत्र में हुआ, क्योंकि मेवाड़ में काफ़ी ज़्यादा युद्ध हुए हैं। वर्तमान में प्रयोग में नहीं लिया जाता है टामक कहीं पर भी। आगे देखते हैं माठ। माठ बाबूजी के भोजे बजाते हैं, भोपे जितने भी होते हैं बाबूजी के भोपे, वो इसका प्रयोग करते हैं। घेरा, घेरा इस एक गोल आकृति का होता है, जिस तरीके से चंग होता है उसी तरीके से घेरा भी होता है। ये भी वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला वाद्य यंत्र है। तो ये मुख्यतः मैंने आपको 3 आज हमने वाद्य यंत्र पढ़े, अवनत, गन और शोशेर। इसको इस जो मैंने आपको पढ़ाया है, इस टॉपिक को आप अच्छे से अपने कहीं नोटबुक में कहीं पर भी लिख लीजिए और इसको एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज करते फिर आप एग्ज़ाम देने जाइए, तो आपको एलिमिनेशन अप्रोच के रेस्पेक्ट में आप उस क्वेश्चन के आंसर तक 100% पहुँच जाएंगे। या तो आप डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आप एलिमिनेशन अप्रोच लगा लेंगे, उससे आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग मुझे लाइक और कमेंट के साथ करेंगे, अन्य तक पहुंचाने के लिए शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले और भी वीडियो आप तक बिना रुके पहुंचते रहें और आप अपने नॉलेज को 4 चांद लगाते रहें। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।